सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ये टॉपिक क्लास 10th हिस्ट्री का द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इस टॉपिक से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ से एमसीक्यू बनेंगे वो भी हम आपको बताते चलेंगे इस टॉपिक में। जैसे जैसे मैं टॉपिक पे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि टॉपिक हमारा शुरू कहाँ से होता है। कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसके पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं जो उस एग्रीमेंट के होने के लिए जरूरी होती है। हम शुरुआत करेंगे बेसिक एम्स से और क्या कंडीशंस उस समय पूरे के पूरे वर्ल्ड में हो रही थी और क्या चेंजेस आ रहे थे इकोनॉमिक रूप से बेसिकली, क्योंकि ये जो हमारा ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट है ये बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर ही फोकस करता है और उन्हीं की वजह से इस एग्रीमेंट को किया गया था और इससे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उनमें बेसिकली कुछ सुधार करने के एफर्ट्स किए गए थे, कुछ प्रयास किया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी 1945 में, क्योंकि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी खत्म हुई थी तो पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा अपना लगा दिया था कि जब वो वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशंस आ गई थी। उन सिचुएशंस को ठीक करने के लिए जो हमारा मेन एम बन जाता है पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का, उसके कुछ मेन एम्स थे। ये दोनों मेन एम थे। इन दोनों मेन एम को लिख करके ही आपको अपने आंसर की फ्रेमिंग स्टार्ट करनी। शुरुआत में आप क्या करेंगे, यही दोनों एम करेंगे और अगर आपसे एमसीक्यू में ये दोनों एम पूछे जाएंगे तो आपको इन दोनों एम्स को भी ध्यान रखना है। पहला एम है हमारा प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पूरे के पूरे वर्ल्ड में बेसिकली जो इनस्टेबिलिटी आई हुई है उसको स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, अस्थिरता को स्थिरता की तरफ ले जाना है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन और क्राइसिस की सिचुएशन आई हुई है उसको हमको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है। यह था हमारा पहला एम। दूसरा एम क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। जो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड है बेसिकली, जो पश्चिमी देश है हमारे, जैसे यूरोपियन हो गए, अमेरिका हो गए, इन सब देशों में क्या होता था उस समय इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही थी और एक तरह से पूरी की पूरी एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई हुई थी। तो वहां के लोगों को हमको क्या करना है भाई, वर्ल्ड वॉर के समय बहुत सारे लोगों ने अपना एम्प्लॉयमेंट खोया हुआ है ना। अभी हमको क्या करना है, वर्ल्ड वॉर तो अब खत्म हो गई, अभी लड़ने की जरूरत तो है नहीं, तो हमको क्या करना है, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, रोजगार देना है। बेसिकली भाई काम करने के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा तभी तो आदमी का जीवन चलेगा। जब आदमी का जीवन चलेगा तभी तो देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी भाई, तभी तो हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे ना। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो इंटरनेशनल करेंसी आएगी, इंटरनेशनल करेंसी आएगी तो हमारे देश की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। अब इन दोनों जो हमने आपको मेन एम्स बताए हुए हैं, इन दोनों एम्स के बेसिस पर एक फ्रेमवर्क तैयार होगा और उस फ्रेमवर्क के बेसिस पर होने वाली है एक कॉन्फ्रेंस। वो कॉन्फ्रेंस कहां पर होगी, कौन से देश उसमें आएंगे, क्या संस्थाएं उसमें बनेंगी, ये सब अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा क्योंकि यहीं से बनते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस और यहीं से आपका पूरा का पूरा ब्रेटन वुड्स की बात शुरू होगी। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि कैसे फ्रेमवर्क बन रहा था और कुछ मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स थे। अभी वो जो मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हुए थे उनके बेसिस पर एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। कहां पर होगी वो कॉन्फ्रेंस, यहां पर लिखा हुआ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक शहर था न्यू हैम्पशायर। उस न्यू हैम्पशायर शहर में एक स्थान था जिसका नाम है भाई ब्रेटन वुड्स। अभी ब्रेटन वुड्स में क्या होगा, एक कॉन्फ्रेंस होगी। कब होगी वो कॉन्फ्रेंस, जुलाई 1944 में वो कॉन्फ्रेंस होगी और उस कॉन्फ्रेंस में एक सहमति बनने वाली है। क्या नाम है उस कॉन्फ्रेंस का, उस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस में
उस फ्रेमवर्क पर वो जो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको बताए थे, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना और एक लोगों को बेसिकली रोजगार प्रोवाइड करना, ये दो चीजें हैं। उस फ्रेमवर्क को इसमें एग्री किया गया और अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें होंगी वो हम आपको बताते हैं। अभी तक हमने आपको ये बताया कि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू हैम्पशायर यूएसए में। अब जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके कुछ मेंबर्स भी थे। सब मेंबर वहां पर जब जुटे तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इंटरनेशनल व्यापार है हमारा, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें जो लाभ और घाटा होगा उसको बैलेंस कौन करेगा, उससे निपटने के लिए क्या करें। तो सबने डिसाइड किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं। क्या नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक संस्था बनाई गई जो कि विदेश व्यापार में जो लाभ और घाटा है उसको देखेगी और किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा ना हो जाए और कुछ कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए, इन बातों का ध्यान रखेगी ताकि एक बैलेंस सा बना रहे। तो ये हमारी संस्था है IMF, एक संस्था बनाई गई है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में। क्या इसका फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हो सकता है MCQ में आपसे पूछ ले या फिर अभी जो आगे बताऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले समझ लेते हैं दूसरी संस्था को। ये हो गई पहली संस्था। जब वर्ल्ड वॉर होती है तो बहुत सारी तोप, बम, बारूद, गोला गिरा। अब क्या हुआ, बहुत सारे देशों में जो इंपॉर्टेंट इमारतें थी, जो घर थी, जो जनजीवन था, बेसिकली वो अस्त व्यस्त हो गया। अभी जो इतना नुकसान हुआ है उसके डेवलपमेंट के लिए हालत भी पतली है देशों की, तो उनको पैसा भी चाहिए। तो उन लोगों ने ये चीज सोची कि हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जो हमको लोन प्रोवाइड करे। पूरे विश्व के देशों को लोन चाहिए अपने यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। अब चाहे उन्हें डैम बनाना हो, चाहे उन्हें बिजली लानी हो, चाहे उन्हें इमारतें बनानी हो, जैसा भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको अपने देश में बनाना है उसके लिए आपको लोन चाहिए और उस लोन को देने के लिए हमको चाहिए एक संस्था। उस संस्था का नाम क्या बन जाएगा हमारा? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी संस्था को हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में चाहे IBRD आए चाहे वर्ल्ड बैंक आए, दोनों एक ही बातें हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों संस्थाओं को, क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट से निकली थी, इसीलिए इन दोनों संस्थाओं को दो नामों से जाना जाता है। ये दोनों नाम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस और दूसरा नाम है ब्रेटन वुड्स ट्विंस, यानी ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें। क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स से निकली है इसीलिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को इन दोनों नाम से जाना जाता है। और जो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप हुआ उसको हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी बोलते हैं। अब जैसा कि हमने IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना को समझ लिया है, अब ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी इन्होंने ऑफिशियल रूप से 1947 में काम करना स्टार्ट किया था। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारी बनी हुई हैं, इनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उन पर वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा डेवलप थे और उस समय बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे। और ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक के फैसले हैं इन पर एक कंट्री को वीटो पावर है। कौन सी है वो कंट्री? उस कंट्री का नाम है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा लिए गए किसी भी डिसीजन को वीटो कर सकता है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? जब कोई एक कंट्री के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाए कि वो जो डिसीजन लिया जाए उसको बेसिकली असहमति व्यक्त करके उस डिसीजन को पूरा का पूरा खारिज कर दे, खत्म कर दे उस डिसीजन को, ये हो जाती है वीटो पावर। वीटो पावर के द्वारा अमेरिका को यह अधिकार मिल गया कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है तो उसको खत्म कर दे, कि हम अपनी वीटो पावर लगा रहे हैं, हम इस फैसले को खत्म करेंगे। तो ये जो वीटो पावर मिली हुई थी अमेरिका को, इससे क्या हो गया कि अमेरिका का कंट्रोल जो था वो इन संस्थाओं पर बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था वॉज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। इन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड की जो करेंसीज थी उनको आपस में लिंक कर दिया कि किस देश की करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कितनी रहेगी। जैसे $1 में कितने रुपए होंगे, ये चीजें एकदम फिक्स कर दी गई। और $1 जो था
उसको भी सोने के हिसाब से डिसाइड कर दिया गया कि मतलब $1 में कितने सोना आएगा। तो $1 में बेसिकली 35 ऑन्स गोल्ड आना था। तो ये चीजें अब सब फिक्स हो गई हैं कि वर्ल्ड में कितनी वैल्यू रहेगी किस करेंसी की, और उस वैल्यू के हिसाब से उस करेंसी की जो स्थिति है वो डिसाइड होगी कि क्या वो मजबूत है या फिर वो कमजोर है। यहां पर हमारा ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीटली खत्म होता है। इसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बारे में। हमने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता हूं। आपके आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम कुछ नए वीडियोस के साथ आते रहेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।